हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 12th के एनसीईआरटी होम साइंस के चैप्टर 2 देखने वाले हैं। अगर आप चैप्टर 1 के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां आपको होम साइंस के चैप्टर 1 के वीडियो मिल जाएगा। एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। इसमें जितने भी नोट्स यहाँ पर लाया हुआ है, जो हैंड रिटेन नोट्स है, उसे हम एनसीईआरटी के बुक से निकाले हैं। तो आप इस नोट्स को अगर साथ साथ अपने कॉपी में नोट्स करते जाइएगा तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप नोट्स नहीं कर पाते हैं तो आप इसका पीडीएफ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम होम साइंस के चैप्टर 2 जिसका नाम है नैदानिकी, पोषण और आहारिकी, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं उसको हम पहले ही आपको बता देते हैं। इस चैप्टर में हम मनुष्य के भोजन से संबंधित सारी जानकारियों को लेंगे। इसके साथ साथ कैसा भोजन हमें करना चाहिए और किस प्रकार के भोजन से हमें क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पहले पढ़ने के लिए हमारे पास है भोजन। भोजन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। भोजन या फूड तो वे सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए उपयोग में लेता है, भोजन कहलाता है। तो भोजन का जो परिभाषा है उसको आप सरल रूप में लिख सकते हैं कि भोजन तरल और ठोस दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है और इसके भोजन करने के बाद जो मनुष्य है वो अपने जितने भी कार्य होता है उसे संपादित करता है, यानी कि इस भोजन के द्वारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है और उस ऊर्जा को मनुष्य अपने दैनिक कार्यक्रम के लिए उपयोग करता है। तो आप इतना सीधा समझ सकते हैं कि भोजन का जो महत्व है वो हमारे दैनिक दिनचर्या के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आगे है पोषण। तो पोषण के बारे में समझ लेते हैं कि पोषण क्या है। तो पोषण का परिभाषा है कि पोषण एक विज्ञान है जिसमें शरीर द्वारा खाद्य पदार्थों, पोषक तत्वों तथा अन्य पदार्थों के पाचन, अवशोषण तथा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक पहलुओं से भी है। पोषण क्या है? तो पोषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर को कार्य करने के लिए जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन से प्राप्त जितने भी महत्वपूर्ण सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारे शरीर में जाकर कार्य करते हैं। तो उसी को हम पोषक पदार्थ कहते हैं और जिस प्रक्रिया द्वारा हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होता है उसे पोषण कहते हैं। तो आप इस प्रकार से पोषण को समझ सकते हैं, या फिर जो यहाँ लिखा हुआ है आप इसे भी अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। तो आप जो यहाँ लिखा हुआ है उसे साथ साथ अगर लिखते जाइएगा, अगर आप खुद से अपना नोट्स बनाइएगा तो ये आपके लिए पीडीएफ से भी काफ़ी अच्छा सिद्ध होगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के चैनल पर जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो आप पोषण क्या है ये समझ लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है उचित पोषण का महत्व, यानी कि जो उचित पोषण है इसका महत्व क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि संक्रमण से शरीर को सुरक्षा देता है, यानी कि जब हम उचित पोषण लेते हैं तो उचित पोषण से हमारे शरीर के जो सुरक्षा तंत्र है वो मजबूत होता है और शरीर को किसी प्रकार के रोग से लड़ने की शक्ति देता है। तो आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो पोषण है यानी कि उचित पोषण है वह संक्रमण से शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ठीक होने में मदद करता है। अगर बाय चांस किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है और हम उचित पोषण का ग्रहण करते हैं, यानी कि उचित पोषण ग्रहण करते हैं, तो उस बीमारियों से लड़ने के लिए हमें ये पोषण सहायता प्रदान करता है। तो आप इस रूप में इसे देख सकते हैं।
तीसरा पॉइंट है कि असाध्य बीमारियों से निपटने में सहायता होता है, यानी कि वैसी बीमारी जो काफ़ी घातक सिद्ध होता है, वैसे घातक बीमारियों से लड़ने में भी हमें जो उचित पोषक पदार्थ है वो काफ़ी सहायता करता है। तो उचित पोषक पदार्थ का क्या महत्व है, ये 3 पॉइंट से आप समझ लिए होंगे। अगर आपको और ज़्यादा विस्तार से लिखना है तो इसे आप अपने जो NCERT का बुक है उसे अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बुक अभी तक नहीं खरीदे हैं तो हम आपको एक एडवाइस देना चाहते हैं। आप अगर CBSE का एक बुक आता है, हिंदी में आता है, आपको उसका जो बुक है वो आपको क्या कहता है फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, तो आप उस बुक को भी खरीद सकते हैं, या फिर जो NCERT का बुक आता है उसे भी खरीद सकते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अपर्याप्त पोषण का नुकसान, यानी कि जितना पोषक की मात्रा हमारे शरीर को चाहिए, अगर उतना पोषक पदार्थों का हम ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। जब हमारा पोषक पदार्थ अपर्याप्त होता है तो हमें बहुत सारे बीमारियों से हमारे शरीर ग्रस्त हो जाता है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है शरीर के घाव भरने में देरी। बाय चांस अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का घाव लग जाता है और आप अपर्याप्त पोषक पदार्थ ग्रहण नहीं अपर्याप्त पोषण पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि जितना आपको पोषक की ज़रूरत है उतना आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जो आपके शरीर में घाव हुआ है वह काफ़ी देरी से भरेगा। तीसरा पॉइंट है कि अतिरिक्त जटिलताओं के शिकार। जब आप अपर्याप्त पोषण का जो नुकसान है उसको देखेंगे तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि अतिरिक्त जटिलताओं का शिकार हो जाएंगे आप। अगर आपके शरीर में छोटा सा बीमारी हुआ तो वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी जटिल हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कि अंगों का सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई। जब आपके शरीर में पोषक पदार्थ की कमी हो जाएगी तो आपके अंग जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा और आपके शरीर में हमेशा किसी न किसी प्रकार के रोग होता रहेगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो अपर्याप्त पोषण है उसका कितना बड़ा नुकसान हमारे शरीर के लिए हो सकता है। तो इसलिए आप पर्याप्त पोषक पदार्थों का जरूर सेवन कीजिए और अच्छे पदार्थों का सेवन कीजिए, ताकि आपके शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। जो होम साइंस पढ़ने का उद्देश्य है वो होम साइंस हमें यही सिखाता है कि आप अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होता है हमें होम साइंस में पढ़ना होता है। अगला टॉपिक है नैदानिकी पोषण। नैदानिकी पोषण क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो नैदानिकी पोषण का परिभाषा है कि पोषण का वह विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के दौरान पोषण से संबंधित है। आजकल इस क्षेत्र को चिकित्सकीय पोषण उपचार कहते हैं, यानी कि जो नैदानिकी पोषण है, यानी कि अगर मान लीजिए आपके शरीर में बाय चांस किसी प्रकार का रोग होता है तो उस रोग को दूर भगाने के लिए डॉक्टरों द्वारा जो आपको पोषक पदार्थ के रूप में डॉक्टरों द्वारा एडवाइस किया जाता है कि आप इस चीज़ का सेवन कीजिए, ये खाइए, वो खाइए, तो आपको जो डॉक्टर बता रहा है उसी को नैदानिकी पोषण कहा जाता है। यानी कि जो आपके शरीर में जिस प्रकार का यानी कि किसी प्रकार का रोग हो गया है उस रोग से निदान दिलाने वाले पोषक पदार्थों को नैदानिकी पोषण कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि नैदानिकी पोषण के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर आप बुक के अनुसार इसका परिभाषा लिखना चाहेंगे तो आप इस परिभाषा के साथ जा सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो आगे हमें टॉपिक के रूप में है कि नैदानिकी पोषण का महत्व। तो नैदानिकी पोषण का महत्व क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नैदानिकी पोषण के महत्व में पहला पॉइंट यहाँ है कि बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यानी कि जो नैदानिकी पोषण है वह बीमारियों की रोकथाम के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें बढ़ावा देता है, और जो डॉक्टरों द्वारा हमें सुझाया गया पोषक पदार्थ है अगर उसका हम प्रॉपर सेवन करते हैं तो हमारे शरीर किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त होने से बच जाता है। अगला पॉइंट है कि बीमार मरीजों का पोषण प्रबंधन। अगर मान लीजिए कोई जो व्यक्ति है बाय चांस
बीमार हो गया है और उसे नैदानिकी पोषण का डॉक्टरों द्वारा एडवाइस दिया गया है, तो अगर आप जो बीमार मनुष्य है अगर उसका फॉलो करता है तो उसे इस बीमारियों से छुटकारा पाने में ये जो नैदानिकी पोषण है वह काफ़ी सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आप नैदानिकी पोषण के महत्व को समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि बीमारी में उचित पोषण। जो नैदानिकी पोषण है वह बीमारी में उचित पोषण का काम करता है, जिससे मनुष्य का जो बीमारी है वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। अगला एक परिभाषा है आहारिकी। तो आहारिकी हमारे टॉपिक का नाम में भी आया है। तो आहारिकी क्या है इसे देख लेते हैं। तो आहारिकी जो है वह एक विज्ञान है कि कैसे भोजन तथा पोषण मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आहारिकी एक विज्ञान है। इस विज्ञान के अंतर्गत हमें भोजन तथा पोषण मानव के स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है इसके बारे में पढ़ना होता है। जो हम भोजन खाते हैं और उस भोजन से जो हमें पोषण प्राप्त होता है, उस पोषण से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके वर्णन करने वाले विज्ञान को आहारिकी कहा जाता है। तो आप आशा करते हैं कि आहारिकी के बारे में समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आगे पढ़ने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है पोषण तथा स्वास्थ्य का संबंध। पोषण तथा स्वास्थ्य का संबंध क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि पोषण की स्थिति तथा सहायता किसी बीमारी से पहले तथा बीमारी के दौरान तथा बीमारी के बाद में उसे जानने एवं उपचार करने के लिए अहम भूमिका निभाती है। यहाँ तक कि अस्पताल के समय भी जो पोषण है, पोषण हमें किस प्रकार से सहायता प्रदान करता है। तो पोषण हमें जो है उस स्थिति में भी सहायता पहुंचाता है जब हम स्वस्थ हैं, तो हमें स्वस्थ रखने में सहायता करता है। अगर बाय चांस हम बीमार हो गए तो बीमार की स्थिति में या फिर बीमारी के दौरान या बीमारी के बाद भी हमें मतलब कि उपचार करने के जो अहम भूमिका होता है उस अहम भूमिका में काफ़ी योगदान निभाता है। इसके साथ साथ जब हम अस्पताल में रहते हैं उस समय भी डॉक्टरों के द्वारा पोषण युक्त भोजन खाने के लिए बोला जाता है। तो इस प्रकार से पोषण तथा स्वास्थ्य का संबंध किस प्रकार से है ये आप समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे पोषक पदार्थों का ग्रहण कर रहे हैं तो आप मतलब कि कभी बीमार होने की चपेट में नहीं आएंगे। अगर बाय चांस कभी बीमार भी हो जाते हैं तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो यह पहला संबंध है पोषण तथा स्वास्थ्य में। अगला पॉइंट है कि अस्वस्थता तथा बीमारी के पोषण या पोषक तत्वों में असंतुलन आ जाता है, चाहे व्यक्ति की पोषण अथवा कितनी ही अच्छी क्यों न हो। अगर आप अस्वस्थ हैं तथा बीमार हैं तो अगर आपके पोषक तत्व में असंतुलन आ जाता है, यानी कि जिस अनुपात में आपके शरीर को पोषक तत्वों की ज़रूरत है, अगर आप उस अनुपात में पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपके शरीर में पोषक तत्वों का असंतुलन आ जाता है, जिससे कि जो व्यक्ति है वह चाह कर भी पोषक पदार्थ को अगर पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसके शरीर में जो है बीमारियां आना निश्चित है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो पोषक पदार्थ है या फिर पोषण है वह किस प्रकार से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी योगदान निभाता है। तो आप पोषण तथा स्वास्थ्य का संबंध इन दो पॉइंटों से समझ गए होंगे। तो आप इसे अपने कॉपी में साथ साथ ज़रूर नोट्स कीजिएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है नैदानिकी पोषण और आहारिकी का महत्व। नैदानिकी पोषण और आहारिकी का महत्व हमारे जीवन में किस प्रकार से है इसको हम इस पॉइंट से क्लियर करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि प्रमाणित बीमारी वाले मरीज के पोषण प्रबंधन पर ध्यान देता है, यानी कि जो नैदानिकी पोषण है यह क्या करता है, जो प्रमाणित बीमारी है, प्रमाणित बीमारी वाले मरीज के पोषण प्रबंधन पर ध्यान देता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि नैदानिकी पोषण विशेषज्ञ
चिकित्सीय आहार बताकर बीमारी के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाता है। नैदानिकी का मतलब होता है कि अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का बीमारी हो गया है और उस बीमारी से छुटकारा देने वाला जो डॉक्टर होता है उसे नैदानिकी डॉक्टर बोलते हैं, तथा उस बीमारी से आपको छुटकारा दिलाने वाले पोषक पदार्थ को या फिर पोषण को नैदानिकी पोषण बोला जाता है। तो आप दूसरे पॉइंट से नैदानिकी के बारे में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि नैदानिकी क्या है। तो जो नैदानिकी पोषण या नैदानिकी पोषण विशेषज्ञ, नैदानिकी पोषण विशेषज्ञ का मतलब है कि वैसा डॉक्टर जो आपके हेल्थ से संबंधित एडवाइस देता है या फिर आपको उससे अवगत कराता है, तो उसे नैदानिकी पोषण विशेषज्ञ कहते हैं, या फिर उसे चिकित्सक भी कहते हैं। तो नैदानिकी पोषण विशेषज्ञ चिकित्सीय आहार बताकर बीमारी के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है कि साथ ही रोगों से बचाव और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी देता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि चिकित्सीय पोषण नई विधियों, तकनीकों तथा अनुपूरक का उपयोग करके मरीज को पोषण प्रदान करता है। तो इस पॉइंट को अपने कॉपी में ज़रूर नोट्स करते जाइएगा। ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला नोट्स है। अगर आप अपने तैयारी को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आपके लिए यह नोट्स काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप ये नोट्स अपने कॉपी में साथ साथ लिखते जाइएगा तो आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा दे रहे हैं, आपको इस नोट से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने में आपको सहायता देगा, अगर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। अब अगला पॉइंट पर चलते हैं, आगे क्या पढ़ना है। तो यहाँ अगला पॉइंट है कि पोषण विशेषज्ञ किसी व्यक्ति की डाइट बनाते समय उसके पोषण स्तर, आदतें, अलग आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं ताकि सही पोषण दिया जा सके। जो पोषण विशेषज्ञ होते हैं या फिर जो हेल्थ रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, जब वो किसी व्यक्ति के डाइट बनाते हैं तो उस व्यक्ति के प्रॉपर चेकअप करते हैं और उसके शरीर में जिस प्रकार की कमी है उस कमी को ध्यान में रखते हुए उसके डाइट चार्ट को बनाते हैं और उस डाइट चार्ट को फॉलो करने के लिए बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए जो पोषक तत्व है वह कितना महत्व रखता है। अब आगे है पोषण विशेषज्ञ की भूमिका। जो पोषण विशेषज्ञ है यानी कि हेल्थ रिलेटेड डॉक्टर है, उसका हमारे जीवन में क्या भूमिका है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि बीमारी की अवस्था में रोगी के स्वास्थ्य को बढ़ाना, यानी कि जो पोषण विशेषज्ञ है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी की अवस्था से बाहर निकालने में जो पोषण विशेषज्ञ है वह काफ़ी योगदान देता है। अगला पॉइंट है कि रोगी की अवस्था के अनुसार परिवर्तन करना, रोग से पहले, बाद में और उसके दौरान। जो पोषण विशेषज्ञ होता है, पोषण विशेषज्ञ जो है, जो मरीज को जब चेकअप करवाता है तो समझ जाता है कि इस व्यक्ति में किस प्रकार की कमी के कारण कौन सा रोग हुआ है। तो जो डॉक्टर होता है यानी कि हेल्थ डॉक्टर होता है वह क्या करता है कि रोगी की अवस्था के अनुसार उसके शरीर में जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तनों को अध्ययन करके रोग के दौरान और रोग के बाद भी उसके जो हेल्थ रिलेटेड एडवाइस है या फिर डाइट चार्ट है उसे फॉलो करने के लिए बोला जाता है। अगला पॉइंट है कि जो मरीज ऑपरेशन करवाते हैं उन्हें भी पोषण सेवा की ज़रूरत होता है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की ऑपरेशन हुआ है तो उस ऑपरेशन से लगे घाव को भरने के लिए डॉक्टरों के द्वारा अच्छे पोषक आहारों को खाने के लिए बोला जाता है, जिससे उसके शरीर में जो घाव लगा है वो जल्द से जल्द भर सके। अगला पॉइंट है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने के लिए सुझाव देना। यानी कि जो पोषण विशेषज्ञ होता है अपने जीवन की प्रत्येक अवस्था में अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने के लिए सुझाव देता है। अगर मान लीजिए आप बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए पोषक विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो पोषक विशेषज्ञ जो है वो बच्चे के
पोषण के अनुसार आपको सुझाव देता है। अगर आप वृद्धावस्था में जाते हैं तो उस स्थिति को अध्ययन करके आपको डाइट चार्ट देता है। तो ये जो पोषण विशेषज्ञ होता है वह हमारे स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि पोषण विशेषज्ञ हमारे जीवन में किस प्रकार की अहम भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है कि सलाह तथा आहार का मार्गदर्शन देना। जो पोषण विशेषज्ञ होता है वह हमें सलाह देता है तथा आहार का मार्ग प्रदर्शन करता है, यानी कि आप किस प्रकार के भोजन करेंगे तो आप मतलब स्वस्थ रह सकेंगे और किस प्रकार के भोजन ग्रहण करेंगे तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। ये सारे जानकारी हमें पोषण विशेषज्ञ से मिलता है। तो ये हमारे जीवन के लिए जो पोषण विशेषज्ञ है उनका भूमिका होता है। तो आप इसे समझ लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भोजन में बदलाव करके उसे उचित पोषण दिया जाता है, जिसमें भोजन की मात्रा, उसकी गुणवत्ता तथा तरलता में बदलाव किया जाता है। ये हो गया आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा का मतलब क्या है ये फिर से आप देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाना है तो उसके लिए उसके भोजन में बदलाव करना होगा। बदलाव करने के लिए उसके भोजन में उचित पोषण दिया जाता है, जिससे भोजन की मात्रा, उसकी गुणवत्ता तथा तरलता के अनुपात में उसे बदला जा सके और उसके शरीर में जिस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है उस पोषक तत्वों को पूरा किया जाए और उसके शरीर को स्वस्थ होने में अहम भूमिका निभाया जाए। इस प्रकार से जो आहार चिकित्सा है वह अपनी भूमिका अदा करता है। तो ये आप आहार चिकित्सा के बारे में समझ लिए होंगे। अब अगला पॉइंट है आहार चिकित्सा का उद्देश्य। तो आहार चिकित्सा का उद्देश्य हमारे जीवन में किस प्रकार से है उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि रोगी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आहार की रूपरेखा बनाना, ये आहार चिकित्सा का उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट है कि आहार में बदलाव करना ताकि बीमारी को सही किया जा सके। पोषण की कमी को सही करना, यह है आहार चिकित्सा का उद्देश्य। अगला पॉइंट है कि अवधि की बीमारी में अल्पकालिक दीर्घकालिक समस्याओं से बचाव, यानी कि जिस अवधि में आपके शरीर में बीमारी होने की संभावना है, अल्पकालिक बीमारी हो या दीर्घकालिक बीमारी हो, उस बीमारी की समस्या से बचाना जो है वो आहार चिकित्सा का उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट है कि आहार के लिए सुझाव देना तथा अपनाने के लिए प्रेरित करना, ये आहार चिकित्सा का उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से आप समझ लिए होंगे कि जो आहार चिकित्सक है उसका उद्देश्य हमारे जीवन को सुरक्षित रखना है और हमारे जो जीवन है उसे स्वस्थ और सुदृढ़ रखना है। तो इस प्रकार से आप समझ लिए होंगे कि आहार चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। चलिए अब अगला पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है आहारिकी के अध्ययन से व्यक्ति को सक्षम बनाना। पहला पॉइंट है कि आहारिकी का अध्ययन व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाता है। जो आहारिकी है उसके अध्ययन से व्यक्ति को किस चीज़ के लिए सक्षम बनाता है, तो उसका जो प्रमुख पॉइंट है वह नीचे लिखा हुआ है, तो इसी को हमें देखना है। तो चलिए यहाँ पहला पॉइंट है कि जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों की पोषण आवश्यकताएं बताना। जो आहारिकी है वह मनुष्य को समझाता है कि जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों में जिस प्रकार की पोषण की आवश्यकता होती है उसको हमें आहारिकी के अध्ययन से पता चलता है। यानी कि अगर बच्चा है तो उसको किस प्रकार के पोषण की ज़रूरत है, अगर वह वृद्ध है तो उसको किस प्रकार की पोषण की आवश्यकता है, इसका अध्ययन हमें आहारिकी में देखने को मिलता है। तो आप इसका पहला पॉइंट समझ सकते हैं कि जो आहारिकी है वह हमें पोषण स्तर को समझने में आवश्यकता, जो पोषण स्तर की आवश्यकता है उसको समझने में सक्षम बनाता है। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि मरीज की भौतिक दशा, रोजगार, जातीय और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उपचार संबंधी नियम और पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए आधार में परिवर्तन करना, ये हमें आहारिकी के अध्ययन से
सीखता है, मतलब सिखाता है। तो ये हो गया आहारिकी के दूसरा पॉइंट। आगे है कि विभिन्न प्रकार के स्थानिक परिवेश जैसे विद्यालय, अनाथालय, वृद्ध आश्रम इत्यादि में आहार सेवाओं का प्रबंधन करना, ये हमें आहारिकी के अध्ययन से पता चलता है कि हमें विद्यालय में किस प्रकार के भोजन स्तर देना चाहिए, अनाथालय में किस प्रकार के पोषण स्तर देना चाहिए, और जो वृद्धा आश्रम है उसमें किस प्रकार की आहार सेवाओं का प्रबंध कराना चाहिए। ये हमें आहारिकी के अध्ययन से पता चलता है। तो ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट है कि खिलाड़ियों के लिए और विशिष्ट परिस्थितियों में काम करने वालों के लिए आहार योजना बनाना, ये आहारिकी के अध्ययन से पता चलता है। अगला पॉइंट है कि दीर्घकालिक बीमारियों जैसे मधुमेह और हृदय रोगियों की जटिलता को रोकने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो आहारिकी का अध्ययन है वो मनुष्य को कितना सहायता पहुंचा रहा है। अगला पॉइंट है कि समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल के कार्यों में योगदान देना, ये आहारिकी के अध्ययन से हमें इतने चीज़ों में सक्षम बनाता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो आहारिकी का अध्ययन है वह मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तो यहाँ यही बताया गया है इस पॉइंट में कि जो आहारिकी है उसके अध्ययन से व्यक्ति को किस क्षमता को यानी कि किस चीज़ों में सक्षम बनाता है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लिए होंगे। अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है पोषण मूल्यांकन। तो पोषण मूल्यांकन के बारे में देख लेते हैं। पोषण मूल्यांकन क्या है? तो रोगी की पोषण स्थिति और पोषण आवश्यकताओं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो पोषण मूल्यांकन का मतलब होता है कि अगर रोगी व्यक्ति है या फिर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको किस प्रकार से हमें पोषक पदार्थ देना चाहिए, इसका मूल्यांकन करना ही पोषण मूल्यांकन कहलाता है। तो आप यहाँ किताबी भाषा में भी समझ सकते हैं कि रोगी की पोषण स्थिति और पोषण आवश्यकताओं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना ही पोषण मूल्यांकन कहलाता है। आगे है शामिल ABCD मापन। तो ABCD मापन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो मानकीकृत मापन यानी कि जो मानकीकृत मापन है वो ABCD मापन के अंतर्गत आता है। तो मानकीकृत मापन का उदाहरण क्या है? तो हाइट मेजर करना, वेट मेजर करना, BMI मेजर करना। तो BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। BMI मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो इस सब मापन को जो है वो ABCD मापन के अंतर्गत रखा जाता है। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर द्वारा सुझाए गए टेस्ट, ये भी ABCD मापन के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है कि पोषण की कमी से होने वाले लक्षण, यानी कि जो पोषण की कमी है, पोषण की कमी से जो हमें असुविधाएं होते हैं उसको इंडिकेट करना हमें ABCD मापन के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है कि व्यक्ति के आहार से संबंधित सभी सूचनाएं, आहार का इतिहास, ये ABCD मापन के अंतर्गत आता है। तो आप समझ लिए हैं कि जो ABCD मापन के अंतर्गत कितने फैक्टर शामिल है, इसे समझ लिए। इसके अंतर्गत 4 फैक्टर कार्य करता है। तो इस चारों को अपने कॉपी में लिखिए और अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। अगला पॉइंट है आहार के प्रकार। तो आहार का प्रकार क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो आहार के प्रकार में पहला प्रकार है नियमित आहार, यानी कि जो मनुष्य को रेगुलर बेसिस पर ज़रूरत पड़ता है तो उसे नियमित आहार बोला जाता है। तो नियमित आहार के अंतर्गत क्या आता है? तो सभी भोज्य समूह सम्मिलित होते हैं एवं स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसे हम नियमित आहार कहते हैं। जैसे दाल भात चावल मतलब चावल दाल भात रोटी, ये सारे जो भोज्य पदार्थ है ये नियमित आहार के अंतर्गत आता है। तो आप नियमित आहार में क्या शामिल है, और जो मनुष्य है उसके लिए जो नियमित आहार है वह काफ़ी ज़रूरत पड़ता है इसका। तो इसलिए नियमित आहार क्या है ये समझ लिए होंगे।
अब अगला पॉइंट है आहार के प्रकार में संशोधित आहार। तो संशोधित आहार किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो वह आहार जिसमें रोगी की चिकित्सकीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए बदलाव किया जाता है उसे संशोधित आहार कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई रोगी व्यक्ति है, उसे किसी प्रकार की बीमारी हो गई है, तो जो पहले वो नियमित आहार कर रहा था उस नियमित आहार में डॉक्टर के द्वारा जो कुछ चेंज किया जाता है उसी चेंज को संशोधित आहार के अंतर्गत रखा जाता है। तो उसी में यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि वह आहार जिसमें रोगी की चिकित्सकीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए बदलाव किया जाता है वो संशोधित आहार कहलाता है। इसके साथ साथ बनावट में बदलाव किया जाता है, ऊर्जा में बदलाव किया जाता है, पोषक तत्वों की मात्रा में बदलाव होता है, आहार की मात्रा में बदलाव होता है। ये सारे जो बदलाव है ये संशोधित आहार कहलाता है। तो आप संशोधित आहार के जितने भी प्रमुख फैक्टर है वो आप समझ लिए होंगे। अब अगला पॉइंट हमको देखना है तरलता में परिवर्तन, यानी कि जो भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ के तरलता में हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए इसको ऊपर करते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है तरल आहार। तो तरल आहार के अंतर्गत क्या आता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में रहते हैं, उसे हम तरल आहार के अंतर्गत रखते हैं। यदि जठर यात्र यानी कि जो जठर रस होता है, जो जठर यात्र को हम इंग्लिश में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बोलते हैं, उसके क्षेत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहा हो तो पोषक भली भांति अवशोषित हो जाते हैं। चबाने या निगलने में असमर्थ व्यक्तियों को यह आहार दिया जाता है। यानी कि जो आपका यात्र है उस आत्र में अगर आपको पचने में दिक्कत हो रहा है, जो वृद्ध व्यक्ति है उसको कड़ा पदार्थ मतलब कड़ा भोज्य पदार्थ नहीं पच रहा है, तो वैसे व्यक्तियों को तरल आहार दिया जाता है जिससे कि उसे पचने में कोई दिक्कत ना आए और वो भली भांति अवशोषित हो जाए, और उसे चबाने या निगलने में किसी प्रकार की असमर्थता है तो वैसे व्यक्तियों को हम तरल आहार देते हैं। तो आप ये समझ लिए होंगे कि तरल आहार हम किस व्यक्तियों को देते हैं और किस स्थिति में देखे हैं। इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं आप, तरल आहार के उदाहरण है नारियल पानी, फल के रस, दूध, सूप, दूध के जो छाछ होते हैं, मिल्क शेक, ये सभी तरल आहार के अंतर्गत आता है। और ये जो आहार है वो हम वैसे व्यक्ति को देते हैं जो कि चबाने में या फिर उसको पचने में थोड़ा सा कठिनाई है, वैसे व्यक्तियों को हम तरल आहार ज़्यादा दिया करते हैं। आगे है हमको देखना नरम आहार। तो नरम आहार क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नरम आहार जो होता है वह पकने से पहले थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जब हम उसको हल्का पका देते हैं तो पकाने के बाद वह नरम हो जाता है। जैसे आप चावल को देख सकते हैं, जो चावल है जब उसको हम नहीं पकाते हैं तो वह काफ़ी कठोर रहता है, और जैसे ही हम उसे पका देते हैं तो वह नरम अवस्था में आ जाता है जो कि हमारे ग्रहण लायक हो जाता है। तो पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि नरम आहार के अंतर्गत यह आहार व्यक्ति की पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा नहीं करता। नरम परंतु ठोस भोज्य पदार्थ जो हल्के पकाए जाते हैं अधिक रेशेदार या गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते तथा इन्हें चबाना और पचाना आसान होता है। ऐसे खाद्य पदार्थ को हम नरम खाद्य पदार्थ या फिर नरम आहार कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नरम जो आहार है वह किस प्रकार का होता है। नरम आहार में हम वैसे आहार को रखते हैं जिसे हम हल्का पकाने के बाद ग्रहण करते हैं और वो आसानी से पच जाए, यानी कि हमें उसको पचाने में ज़्यादा मतलब कि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसके उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, साबूदाना हो गया, खीर हो गया, ये सभी तरल जो नरम आहार है उसके अंतर्गत आता है। जो ये खाद्य पदार्थ है इसको खाने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है और ये आसानी से पच जाता है। तो इस सभी उदाहरणों को आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि नरम आहार के अंतर्गत क्या आता है। आगे देखते हैं तैयार मृदु, यानी कि जो तैयार भोज्य पदार्थ है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमें तैयार भोज्य पदार्थ के अंतर्गत क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि खाद्य पदार्थों से अपचन, पेट के फूलने, ऐंठन
अथवा किसी जठर आंत्र समस्या का खतरा कम से कम हो जाता है। उसे हम यानी कि तैयार मृदु से, जो तैयार मृदु है उससे क्या होता है, खाद्य पदार्थ से जो अपच हो जाता है या फिर पेट के फूलना या ऐंठन अथवा किसी जठरांत्र समस्या का खतरा जो है वो तैयार मृदु से कम हो जाता है, यानी कि कम से कम हो जाता है। अगला पॉइंट है कि आहार जो है आहार वृद्धजनों के लिए नरम, कुचला हुआ और शोरबा युक्त भोजन चबाने में आसानी से पचने में आसान होता है, यानी कि चबाने में आसानी होता है, उसके साथ साथ पचने में भी आसान होता है। तो इसे हम तैयार मृदु कहते हैं या फिर तैयार भोज्य पदार्थ कहते हैं। अगला पॉइंट है कि कठोर रेशे, उच्च वसा या मसाले युक्त खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं, ये तैयार मृदु के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है भोजन देने के तरीके। तो भोजन देने के क्या क्या तरीके हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है भोजन देने का कि नली द्वारा भोजन ग्रहण करना, यानी कि किसी पाइप द्वारा भोजन ग्रहण करना, ये नली द्वारा भोजन ग्रहण करना, ये भोजन का पहला तरीका है। तो इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दे दिया जाता है। यदि जठर आंत्र क्षेत्र कार्य कर रहा है तो व्यक्ति को जो कुछ दिया जाता है वह सब पचा लेता है और अवशोषित कर लेता है। तो ये पहला तरीका है नली द्वारा भोजन देने का, यानी कि नली द्वारा भोजन ग्रहण करने का, ये भोजन देने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका है अंतःशिरा से भोजन देना। तो अंतःशिरा से हम भोजन कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि रोगी को पोषण विशेष विलयनों से दिया जाता है जिन्हें शिरा में ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है, यानी कि जो अंतःशिरा है जिसे आप मुख में चबाकर भोजन नहीं ग्रहण कर सकते हैं, तो आपके मुख द्वारा नली से डायरेक्ट आपके आंत्र तक जो भोज्य पदार्थ है उसे पहुंचा दिया जाता है। और इसे भोजन दिया जाता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन कम से कम मात्रा में दे दिया जाता है और वह विलयन के रूप में दिया जाता है, यानी कि तरल अवस्था में दिया जाता है। जैसे कि आप दूध हो गया, दूध में मिलाकर वो सारे न्यूट्रिएंट दिया जा सकता है जो कि अंतःशिरा से भोज देना के अंतर्गत आता है। तो आज के वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़े हैं हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में जो जो टॉपिक पढ़े हैं उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए और अपने कॉपी में अगर साथ साथ लिख लिए हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर नहीं लिख पाए हैं तो उसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट था भोजन के बारे में पढ़ें, दूसरा था पोषण, इसे भी पढ़ लिए हैं। उचित पोषण का महत्व क्या है इसके बारे में समझे। इसके साथ साथ आप पर्याप्त पोषण का नुकसान क्या है इसके बारे में समझे। इसके साथ साथ नैदानिकी पोषण क्या है इसके बारे में भी समझ लिए और नैदानिकी पोषण का महत्व क्या है इसे समझें। आहारिकी क्या है इसके बारे में समझ लिए। पोषण तथा स्वास्थ्य का संबंध क्या है इसके बारे में समझ लिए। नैदानिकी पोषण और आहारिकी का क्या महत्व है हमारे जीवन के लिए इसको समझ लिए। पोषण विशेषज्ञ की भूमिका क्या है इसके बारे में समझ लिए। आहार चिकित्सा के बारे में समझे हैं। आहार चिकित्सा का उद्देश्य क्या है इसके बारे में समझे। इसके साथ आहारिकी के अध्ययन से व्यक्ति को सक्षम किस प्रकार से बनाता है इसके बारे में समझ लिए हैं। इसके साथ साथ हम बहुत ऐसे चीज़ हैं जो बहुत सारे फैक्टर वो हम समझ लिए हैं। अगर आप इसे अपने कॉपी में साथ साथ नोट्स कर लिए हैं तो हम आशा करते हैं कि आपको इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कहीं से नहीं पूछा जाएगा। और इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस बनाए रखिए और जितना भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो आप सबको ज़रूर देखिएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट से मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट ऑनर्स हो वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया या फिर होम साइंस हो गया या फिर आपको साइकोलॉजी हो गया, जो जितने भी सब्जेक्ट है आपको टाइम टू टाइम उसका वीडियो मिलता रहेगा। यानी कि 1-2 चैप्टर एक बुक का ख़त्म करेंगे फिर दूसरा चैप्टर को शुरू करेंगे। तो हम पहले हिस्ट्री और होम साइंस को लेकर चल रहे हैं। जब ये 2 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 2 सब्जेक्ट को लेंगे और उसे ख़त्म करेंगे। यानी कि 1.5 से 2 महीना में आपको 2 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा
हम आशा करते हैं कि आप अपनी कंटिन्यूटी को इसी प्रकार से बनाए रखिएगा और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करिएगा। अगर आप इस टॉपिक को समाप्त कर लेते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव आप ज़रूर लगाइएगा। आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। जैसे कि होम साइंस हो गया, होम साइंस के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं। इसके साथ साथ जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का भी पूरा ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से इसी प्रकार से चलाते रहिएगा, और अगर आप इस प्रकार से तैयारी कीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आने की संभावना है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।